जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में, जहां पर मैं आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताऊंगा। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड का ही एक प्रॉब्लम, लेकिन उसको जो है कि हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किए थे, और इसको हम लोग जो है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने वाले हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, है ना। गॉस एलिमिनेशन मेथड को जो है कि हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से सॉल्व किया था, है ना। आपको याद होगा कि रो 1 कॉलम 1 उस टाइप से हम लोग सॉल्व किए थे। रो 1 कॉलम 1 में जो एलिमेंट था उसको 1 1 बनाते थे, फिर उसके नीचे वाले को 0 करते थे, फिर उसके नीचे वाले को 0 करते थे, फिर रो 2 कॉलम 2 में जो रहता था उसको 1 करते थे, और उसके मदद से फिर उसके नीचे वाले को 0 करते थे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद होगा। मतलब हम लोग अपर ट्रायंगुलर के ही केस को अपनाते थे, अपर ट्रायंगुलर बनाते थे, ठीक ना। सिस्टम को, लीनियर सिस्टम को अपर ट्रायंगुलर बनाते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग अपर ट्रायंगुलर ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से बनाएंगे, जो कि आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। इसका यहाँ पर मदद लेंगे, और इसी का मदद लेकर के आप जो अगर बनाइएगा एग्जाम में, है ना, गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को, तो आपको अच्छा रहेगा, आपका चांस बेस्ट रहेगा, है ना, फुल स्कोर करने के लिए, है ना, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आप जो है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का सहारा लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मेरा जो सजेशन नहीं रहेगा। हालांकि जो है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने जो तरीका बताया था मैट्रिक्स मेथड से, वो भी आप अपना सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जस्ट एलिमिनेशन ही हो रहा था, यहाँ पर भी वही होगा। तो आप अगर ये वाला मैं बता दूंगा तो आपको जो है कि अपने आप जो है कि पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने गॉसेस एलिमिनेशन मेथड से ही एक प्रॉब्लम को बनाया था, और आज भी गॉसेस एलिमिनेशन मेथड से ही एक दूसरे प्रॉब्लम को बनाऊंगा, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax = b के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। देखिए ये चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में नहीं किया था, हमने डायरेक्ट लीनियर इक्वेशंस के को ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहा था, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं ax = b के फॉर्म में हमने कर चुका है। a क्या है भाई, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये 1 -1 2 1 -1 2 1 2 और 3 1 2 और 3 और 3 -4 और -5 3 -4 -5 x y z, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। नाउ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो a such that b, मतलब इसको कहते हैं a आर्गुमेंटेड b, क्या कहते हैं इसको, a आर्गुमेंटेड b। और ये किसके इक्विवेलेंट है, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट किसके हैं, तो देखिए 1 1 1 1 3 -1 2 -4 2 3 -5, ठीक है। सच दैट ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसके साथ लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ अगर लिखते हैं तो उसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। 3 5 -13। अब बात को समझिए, हम लोग को इस पोर्शन को यहाँ पर 0 करना है, ठीक ना। तो R2 में R1 घटाएंगे तो 1 में 1 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए R3 है, R3 इसको भी 0 करना है, तो R3 में 3 रखेंगे, ठीक। तो R3 में 3 रखेंगे -3, और फिर R1 क्या है ज़रा बताइए, तो 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग का मेन मकसद, मेन मोटो यही है कि 1 को 0 करना और 3 को भी 0 करना। तो आइए इस कड़ी में इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के। तो a such that b, मतलब a आर्गुमेंटेड b इज इक्विवेलेंट टू, देखिए R1 में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो 1 -1 2 सच दैट 3 रहने दीजिए। अब जब देखिए R2 में R1 घटाएंगे तो 1 में 1 गया तो 0 बचेगा, तो वहाँ पर 0 है। फिर 2 में -1 करेंगे तो माइनस और -1 ऑलरेडी है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा। देखिए 2 है नीचे में, देखिए 2 है, फिर माइनस करेंगे और फिर -1 करेंगे, माइनस करेंगे और -1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया। फिर R2 में R1 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। फिर देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचा। इसी कड़ी में R3 को रहने दीजिए, R3 में R3 रहने दीजिए, मतलब 3 रहने दीजिए। और 3 में -3 और इंटू R1 क्या है, तो 1 है, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसी कड़ी में हम लोग -4 रहने देते हैं, और फिर -3 इंटू R1 क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया -4 और माइनस +3, ठीक है ना। तो बात समझ रहे हैं कि -4, समझिए
-4 है ऑलरेडी, फिर -3 है ना, क्योंकि ये -3 और R1 क्या है जरा देखिए तो माइनस का 1, तो देखिए -4 और माइनस +3, तो 4 में से 3 गया तो -1 बचेगा, जरा देखिए -1 है। इसी कड़ी में आगे देखिए, आगे जरा देखिएगा। अब फिर R3 में, R3 क्या है -5 है, फिर -3, R1 क्या है 2 है, तो देखिए 5 और ये 3 दूनी 6, 5 6 11 -11 है, समझ गए। और इसी कड़ी में आगे देखिए -13, तो देखिए R3 क्या है -13, -3 इंटू R1 क्या है 3, तो आपका हो गया -13 और 3 तिया 9, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना, तो -22 हो गया, समझ गया। अब आगे हमको ये वाले को जीरो करना है, इस वाले को जीरो करना है, ठीक, तो -1 को जीरो करना, तभी ये जो है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। तो आप जो है कि इसको जीरो कीजिएगा, तो आप 3 के मदद से भी इसको जीरो कर सकते हैं, या फिर इस -1 के मदद से भी इस -1 को जीरो कर सकते हैं, मतलब इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक, तो या फिर इस 3 को पहले 1 में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इस 1 के मदद से इसको जीरो कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीके हैं, है ना, ये सब आप लोग सीखे हुए होंगे सेमेस्टर 1 में, क्लास 12th में, है ना, ये सब जानते ही होंगे आप। तो देखिए R3 में हम क्या किए, इसको जीरो करने के लिए R3 में 3 मल्टीप्लाई कर दी। कहने का मतलब ये बात को समझिएगा, हाँ, R3 में, तो R3 में -1 है मेरा, R3 -1 है, तो जीरो पहले इस पे बात करते हैं, जीरो। चलिए जीरो में हम 3 को मल्टीप्लाई किए, अब प्लस R2 जोड़ दिए, R2 कितना बाबू, तो जीरो है, तो भाई बताइए आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा, तो यहाँ पर जीरो ही हो गया। अब फिर R3 क्या है, R3 -1 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब प्लस कीजिए R2 क्या है, इसके ऊपर में 3 है, तो देखिए -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। अब फिर देखिए R3 क्या है बताइए, 11 -11 है, इसको मिटा देते हैं, देखिए -11 है, ठीक है, और इसमें 3 मल्टीप्लाई करने का है, 3 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस का R2 इसके ऊपर वाला 1, ठीक है ना, तो कितना -33 और +1 कितना हो जाएगा -32। ठीक, इसी कड़ी में आप R3 देखिए -22, ठीक है, और इसमें 3 मल्टीप्लाई करने का है, अब प्लस R2 इसके ऊपर वाला जस्ट 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 गुने -22 -67 + 2 कितना हो जाएगा 66 में अगर आप 2 घटाइए तो -64 बच जाएगा, समझ गए ना। तो ये हुआ। अब आप देख सकते हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1x और ये -1y + 2z है ना, 2z, ठीक है, इक्वल टू का 3, ठीक है। अब देखिए 0 तो 0x खत्म, तो 3y प्लस का z इक्वल टू का 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आगे फिर 0x खत्म, 0y खत्म, -32z इक्वल टू -64, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या होगा जरा समझिए, नाउ हम इसको लेते हैं -32z इक्वल टू -64, तो ये माइनस से माइनस मर गया, अब 32 दूनी 64, 32 × 2 64, तो ये हो गया z का वैल्यू 2 हो गया। अब z का वैल्यू जैसे ही आ गया तो इक्वेशन 2 में z का वैल्यू पुट करते हैं, 3y + z का वैल्यू पुट किया 2, और इधर आपका 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बाबू, तो इधर क्या बच गया 3y = 0, तो y = सिंपली 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए z का वैल्यू हमारा निकल चुका है, पीछे से हम लोग का निकला रहा है ना, y का वैल्यू भी निकल रहा है, पीछे से निकल रहा है, पीछे से देखिए पहले z निकल रहा है, फिर y निकल रहा है, फिर x निकलेगा, मतलब पीछे से बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना। z का वैल्यू निकल गया, उस z का वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो y का वैल्यू निकल रहा है, और z और y का वैल्यू जैसे निकलेगा इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो समझ रहे हैं कि बैकवर्ड पीछे से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x, यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0, और 2 × z का वैल्यू क्या जरा देखिए तो 2 है, तो पुट किया इक्वल टू का 3। अब देखिए x -0 खत्म, 2 दूनी 4, इधर आएगा तो 3 इधर है ऑलरेडी RHS में, ठीक ना, और इधर आएगा तो -4 आ जाएगा, ठीक ना, उधर प्लस में 4 है LHS में, उधर आएगा तो -4 होगा, तो 3 में से -4 जाएगा तो -1 बचेगा, तो x का मान -1 आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू आपको क्या आ गया 2 आ गया। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे चेक कीजिएगा उसको भी मैं बता देता हूं। तो पहले आप जो है कि इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, उतार लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसको मैं दिखाता हूं आपको पुट करके कि ये जो है कि सेटिस्फाइड करेगा। इसी वजह से XYZ जो है कि
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। क्या मैंने बोला? इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, x माइनस का y और प्लस का 2z, ठीक है, और इक्वल टू 3 ले लिया मैंने, ठीक है, समझिए बात को, ये मैंने ले लिया। और x का मान क्या है जरा देखिए तो बाबू, x का मान क्या, -1, तो यहाँ पर -1 लिखा। y का मान कितना है, तो 0 है, 0 दे दिया, देखिए वहाँ पर y का मान 0 आया हुआ है। और z का मान कितना आया हुआ बोलिए तो, z का मान कितना आया हुआ बोलिए, z का मान आपका 2 आया हुआ। तो देखिए बात को समझिएगा, -1 और 0 खत्म, अब प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। देखिए RHS प्रूफ हुआ, ये RHS प्रूफ हुआ। इसीलिए मैंने कहा, बात को समझिएगा, सॉल्यूशंस आ गई है तो x y और z का जो मान आया है, इस x y और z के मान को आप इन पहला इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे दूसरा इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे तीसरा इक्वेशन में पुट कीजिए, ये तीनों का तीनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो x y और z है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ये मैंने चेक करने का एक सिंपल तरीका बताया, ये क्रॉस चेक होता है, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, उसमें भी चेक कर लेते हैं LHS लेकर के, ये इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना बाबू बोली तो -1, फिर देखिए प्लस का 2 और y का मान 0 और +3 इंटू जेड का मान 2, जेड का मान क्या है 2 है। देखिए -1 और +3 2 जा 6, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5। देखिए आपका RHS आ गया 5, मतलब इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा। अब चलिए इसको मैं हम चेक करते हैं। LHS लिया, 3 इंटू एक्स का मान कितना जरा बताइए तो फटक से, -1 है, -1 पुट किया, -4 इंटू, ये आपको नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, ये मैं जस्ट क्रॉस चेक का तरीका बता रहा हूँ। y का मान 0 और -5 इंटू जेड का मान कितना है तो 2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -3 और ये 4 0 0, -4 0 खत्म, तो -5 टू 10 -10, तो कितना हो गया -13। देखिए RHS में -13 है, देखिए -13 आया। तो ये तीनों के तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा साइमल्टेनियसली। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि x, y एंड z, here x equal to -1, y equal to 0 and z equal to 2. These are the solutions of the given system of linear equations. Why? Because these values x, y and z, these are satisfied simultaneously both the equations, है ना। all the equations भी कह सकते हैं, all the equations, ठीक है, या system of linear equations ऐसा भी कह सकते हैं। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको जो इच्छा करता है एग्जाम में आप उस मेथड से बनाइए, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाइए, तो आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं होंगे। अच्छा क्या सर जो पिछले वीडियो में बताए थे उस मेथड से अगर बना देंगे तो क्या नंबर कट जाएंगे? देखो बाबू नंबर तो कटेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि वो मेथड जो है कि थोड़ा बहुत कह सकते हैं 12 वाला है, ठीक ना, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक ना, तो थोड़ा अपने स्टैंडर्ड को भी है ना मेंटेन करके चलना है। मतलब कि आप सेमेस्टर 1 वाला तरीके को इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा। मतलब आज जो मैंने बताया है इसी मेथड से आपको बनाना है एग्जाम में भी, और अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसी मेथड से बनाइए और उस मेथड से भी बना लीजिए जो आपकी इच्छा है, ठीक है। और एक बात जाते जाते यही बोलूँगा कि जो है होमवर्क वो करना है। होमवर्क क्या है जरा मैं बता दूँ, आओ बुक ले आओ। चलिए मैं होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क आपको दे देता हूँ। होमवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमवर्क नहीं करके अच्छा करके वाली तो बात यहाँ पर नहीं होगा, आप लोग जो है कि व्हाट्सएप कीजिएगा करने के बाद। देखिए पेज नंबर आप पहले तो 82 नंबर, पेज नंबर 82 निकालिए, पेपर नंबर 8 है, पेज नंबर 82 निकाल लीजिए, ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए। क्वेश्चन नंबर देखिए उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि क्रैमर्स रूल से बनाना है, जो कि क्लास 12 अगर आप पढ़े हैं बढ़िया से तो क्रैमर्स रूल आपको मालूम होगा, उस मेथड से बनाना है, ठीक है ना। वो मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, और चूंकि आप पढ़ के ही आए हुए 12 में, ठीक है ना। और अगर कहीं दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, हम क्रैमर्स रूल बता देंगे, हालांकि ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या है, सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय क्रैमर्स रूल। देखिए एक तो 1 नंबर वाला भी बनाना क्रैमर्स से, दूसरा नंबर भी क्रैमर्स से ही बना रहा है, और तीसरा नंबर जो है कि मैट्रिक्स इन्वर्सन से बनाना है। मैट्रिक्स इन्वर्सन कहने का मतलब ए इन्वर्स, पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेना है, डिटरमिनेंट निकाल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर उस नॉन जीरो होता है तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं और लिखते हैं कि हियर इनवर्स इज एग्जिस्ट। देन आप क्या कीजिएगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाए तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो पहले तो ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है मालूम है, ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज कीजिए, तब का एडजॉइंट निकलता है। बड़ा लंबा प्रोसीजर है ना, इसी वजह से तो आपको क्लास 12th में इसको 6 नंबर का आता था, ठीक ना। और उसके बाद जब आपका इनवर्स निकल जाए तो फिर आप इसका जो है कि कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालते थे, मतलब वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे निकालते थे। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते थे और वहाँ पर ए इनवर्स का वैल्यू पुट करते थे, और बी क्या था, मेरा कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स था, उसको पुट करके फिर वैल्यू टू निकालते थे। आपको याद होगा ये सब चीज़, अगर नहीं याद है तो आप क्लास 12th का रिविजन कीजिए बाबू, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि आप क्लास 12th बहुत बढ़िया से पढ़ के आए हैं, मुझे आशा है, ठीक ना। तो ये बात है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, क्योंकि उस मेथड से आने वाला नहीं है आपके सेमेस्टर 4 के एग्जाम में। आपके सेमेस्टर 4 के एग्जाम में देखिए यहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 से आने वाला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो करीब करीब 8 क्वेश्चंस हैं, इन 8 क्वेश्चंस को आपको जो है कि बनाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, एकदम बनाना है, पहले बोल दे रहे हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो इन जो है कि 8 क्वेश्चंस का मैं फोटो बनाकर मतलब PDF बना करके भेज दूंगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्लाई गॉस जॉर्डन। आज आपको मैंने पढ़ाया गॉस एलिमिनेशन मेथड, ओके, आज पढ़ाया मैंने आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा गॉस जॉर्डन मेथड। अभी मैंने आपको बताया कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में अपर ट्रायंगल बनाइए, है ना, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाइए, और गॉस जॉर्डन में तब क्या होगा सर, तो क्या उसमें लोअर ट्रायंगल बनेगा, नहीं बाबू, ना तो उसमें लोअर बनेगा ना तो उसमें अपर बनेगा, उसमें ना तो अपर बनेगा ना तो लोअर बनेगा, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मतलब ऊपर वाला को भी जीरो करना है, नीचे वाला को भी जीरो करना है, सिर्फ डायगोनल में जो रहेगा उसको नॉन जीरो बना के रख देना है, समझ रहे हैं ना। तो वो हम लोग गॉस जॉर्डन में सीखेंगे, और गॉस जॉर्डन में जो है कि बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट आंसर हम लोग को मिलता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रही, आबाद रही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। हो गया।